कैसे हैं सब। आज का हमारा टॉपिक है जनरल एक्सेप्शन पे। पाकिस्तान पिनल कोड हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हम पहले जो है 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन हमारा डेफिनेशंस पे था, सेकंड क्वेश्चन हमारा कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट पे था, थर्ड क्वेश्चन हमारा काइंड्स ऑफ पनिशमेंट पे था, और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जनरल एक्सेप्शन का टॉपिक। इसको डील करते हैं सेक्शन 76 से लेके 106 तक। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल एक्सेप्शन में, वो 2-3 तरीक़ों से पूछा जाता है। एक तो वो सीधा सीधा पूछ लेता है कि जो तमाम इसके डिफेंसेस हैं जो पाकिस्तान पिनल कोड में आते हैं उनको डिस्कस करें, या फिर वो स्पेसिफिकली कोई एक स्टेटमेंट दे देता है, कोटेशन दे देता है और उसके रेफरेंस से कहता है कि इन चीज़ों को जो है वो डिस्कस करें। या फिर वो सेक्शन है जो उससे 100 से लेके तो 106 तक आते हैं, उसमें वो कहते हैं कि इसमें ना आप 96 से लेके तो 106 तक आता है, उसमें वो राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस पूछ लेता है। तो सवाल आपसे जिस तरह से भी पूछे आपने उस तरह उसको मैनेज कर लेना है। और एक चीज़ मैं वाज़ह कर दूं कि ये जो सेक्शंस हैं 76 से लेके 106 तक पाकिस्तान पिनल कोड के, इसमें एग्जामिनेशन में भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक सवाल लाजमी उसने जनरल एक्सेप्शन में से पूछ लेना होता है। और इसके अलावा अगर आप कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे कल को, तो उसमें भी हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में उसने एक ना एक सवाल जो है वो सेक्शन 76 से लेके 106 तक लाजमी पूछ लेना होता है। और इसलिए ये 76 से लेके 106 तक जो सेक्शंस हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। इनको किसी भी तरह से आपने वो छोड़ना नहीं है और इनको लाजमी करना है। आज का जो क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए तैयार किया वो ये है कि इस तरह से एक कोटेशन पूछी जाती है अक्सर कि ऑल क्रिमिनल डिफेंसेस अमाउंट टू द सेम थिंग, इट इज़ अ डिफेंस टू क्रिमिनल लायबिलिटी इफ द अक्यूज्ड एक्ट्स रीजनेबली इन द फेस ऑफ इमीडिएट क्राइसिस, एक्सप्लेन एंड इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट बाय डिफेंस टू दी फॉलोइंग क्रिमिनल डिफेंसेस। और इस स्टेटमेंट के तहत हमने सेल्फ डिफेंस को डिस्कस करना है, हमने ड्यूरस को डिस्कस करना है, हमने नेसेसिटी को डिस्कस करना है, और इसके अलावा हमने कंसेंट को डिस्कस करना है। अब सवाल वो जिस तरह से मर्जी पूछे हमने उसको मैनेज करना है। एक चीज़ तो ये है कि कुछ जनरल कंसेप्ट मैं आपको दे दूं कि जो तमाम एक्ट्स पाकिस्तान पिनल कोड के तहत किए जाते हैं वो तमाम एक्ट्स जिससे एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है, उस ऑफेंस की लाजमी तौर पर उसका ट्रायल होगा, उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन मतलब वो कोई भी एक्ट जिसको कानून ने करने से मना किया है, या कोई हमारी जो मॉरल ड्यूटीज़ है हमारे ऊपर, अगर हम उनकी वायलेशन करते हैं, कानून की वायलेशन करते हैं, तो उससे क्राइम कमिट होता है, और हर क्राइम जो है उसकी सज़ा होती है। और उस एक्ट का जो पर्सन है जिसने वो एक्ट कमिट किया है वो उसका लायबल होगा। यानी कि जनरल रूल यही है कि वो तमाम एक्ट्स जो पाकिस्तान पिनल कोड के तहत जो ऑफेंसेस दिए गए हैं, ये तमाम एक्ट्स कमिट करने के जो ऑफेंसेस कॉन्स्टिट्यूट होंगे उनका वो पर्सन जो एक्ट कमिट करता है वो लायबल होगा। तो जो सेक्शन 76 से 106 तक है वहाँ पे अगर वो बंदा इन वजूहात के तहत जो सेक्शन 76 से लेके 106 तक दिए गए हैं उनके तहत अगर वो कोई ऑफेंस कमिट कर देता है तो वो उस एक्ट के लिए लायबल नहीं है। एक बात ये होती है कि जो बंदा कोई एक्ट कमिट कर रहा है, जनरल रूल यही है कि वो उस एक्ट का रिस्पॉन्सिबल होता है। या फिर ये होता है कि मतलब जो जिसके खिलाफ कोई जिसने ऑफेंस कमिट किया है, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये उस पर्सन पे होता है कि जो कंप्लेनेंट है, और जो अक्यूज पर्सन है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होगा। और सेक्शन 76 से लेके 106 तक का जब अक्यूज पर्सन सहारा ले लेता है कि मैंने इन हालात के तहत ये ऑफेंस कमिट किया है, ये एक्ट कमिट किया है, तो तब जो है वो उस एक्ट के लिए उसके लिए वो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज पर्सन पे आ जाएगा। अभी तक हमने 3 चीज़ें सीखी। एक तो ये है कि हर उस एक्ट के लिए हर बंदा रिस्पॉन्सिबल है जो उस एक्ट कमिट करने की वजह से कोई ऑफेंस कमिट होता है। और दूसरी बात हमने ये की जो सेक्शन 76 से लेके 106 तक है पीपीसी में, उनके तहत अगर कोई बंदा एक्ट कमिट कर लेता है और उनके लिए वो
जो है वो कर सकता है कि मैंने इस वजह से ये मुझसे ये एक्ट कमिट हो गया, तो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। और दूसरी बात ये की हमने कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अमलात में कंप्लेनेंट भी होता है, लेकिन जब 76 से लेकर 106 तक का सहारा ले लिया जाता है तो तब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज्ड पर्सन पे आ जाता है। तो अब हम इसको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। एक बात मैं बार बार अपने हर लेक्चर में रिपीट कर रही हूँ कि लेक्चर सुनने से पहले बुक आपके पास लाजमी हो, चाहे वो बेयर एक्ट की सूरत में हो या आपके पास मेजर एक्ट की सूरत में हो। तो इसके अलावा आपके पास जो है वो मैंने पहले भी बताया था कि पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए, कहीं पे किसी सेक्शन का हवाला आ जाए तो आपने उसको फौरी तौर पे जो है वो कर लेना, नोट कर लेना उसके ऊपर। पहली बात तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जनरल एक्सेप्शन जो है ये क्या है। जनरल एक्सेप्शन जो हैं इनको आम हालात में या इनको जनरली जनरल डिफेंसेस भी कहा जाता है, यानी कि डिफेंसेस ऑफ अक्यूज पर्सन भी इसको कहा जाता है। तो इसके अलावा कहते हैं कि अगर कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन जो कानूनी तौर पर मना ना हो तो वो क्या आएगा, जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा। पहले बात हम करते हैं कि ऑफेंसेस क्या होते हैं। कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, एनी एक्ट और ओमिशन विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ इट इज़ कॉल्ड ऑफेंस। तो इसी के साथ ही हम देखें कि जनरल एक्सेप्शन से क्या मुराद है। कहते हैं कि अगर कोई ऐसा एक्ट या कोई ऐसा ऑफेंस विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ वो हमारा फॉल करेगा जनरल एक्सेप्शन में। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि जनरल एक्सेप्शन जो है 76 से अनवर्ड पढ़ते हैं इनको, फिर हम देखेंगे कि जहाँ पे जाके सेल्फ डिफेंसेस तो सारे इसमें आ जाते हैं 76 से लेके 106 तक, ये सारे के सारे हमारे सेल्फ डिफेंसेस में आ जाती हैं चीज़ें। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ड्यूरस है, नेसेसिटी है, कंसेंट है, इनके अलग-अलग से सेक्शंस दिए गए हैं। वो जहाँ जहाँ पे जो सेक्शन आएगा मैं आपको वो साथ साथ नोट करवाती जाऊँगी। अब जो सेक्शन 76 से स्टार्ट होता है, अब फिर एक चीज़ अपने जहन में रख लें, अब हम वो एक्ट्स पढ़ने लगे हैं कि जो एक्ट कमिट करने से ऑफेंस नहीं बनेगा, ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। यानी कि अगर ये वाले एक्ट होंगे तो जो अक्यूज पर्सन है वो इस चीज़ का सहारा ले सकता है कि जी मैंने ये फ़लाँ मजबूरी थी, फ़लाँ रीज़न थी, उसके तहत मैंने ये एक्ट कमिट किया है, या उसके पास रीज़न टू बिलीव हो, या वो जो है जस्टिफिकेशन हो उस पर्सन के पास उस एक्ट के लिए, तो फिर वो वाले जो एक्ट्स हैं वो हमारे जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेंगे। फिर से एक दफ़ा सुन लें कि जनरल एक्सेप्शन में जो हम चीज़ें पढ़ने लगे हैं ये वो चीज़ें हैं कि जो एक्ट कमिट करने से ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होते। अब हम सेक्शन 76 से स्टार्ट करते हैं अनवर्ड। सेक्शन 76 क्या कहता है? कहता है कि एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और हु बाय रीजंस of a mistake of fact and not by reasons of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it। कहता है कि अगर कोई बंदा ऑफेंस कमिट करता है जो जिसमें वो ये कंसिडर करता है, वो ये समझता है कि वो एक्ट करने का बाउंड है, तो वो एक्ट कमिट कर देगा तो उससे ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। दूसरा उसने कहा है कि या फिर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, या फिर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो ये सोचता है या उसको ये लगता है कि वो जो है वो ये एक्ट करने का पाबंद है, तो फिर वो क्या करेगा कि वो उस एक्ट का जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो जिम्मेदार नहीं होगा। अब इसकी मैं एग्जांपल्स दे देती हूँ कि पहली क्या है कि एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड, कि उस पर्सन का एक्ट जो ये समझता है कि वो बाउंड है वो एक्ट कमिट करने के लिए, तो वो उस सूरत में वो एक्ट कमिट कर देगा तो वो ऑफेंस नहीं होगा। इसके साथ ही इसकी जो है एग्जांपल नंबर जो बी नंबर पे दी गई है, एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड, ये वाली देख लें ज़रा कि एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जी टू बी वाई अरेस्ट जी ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। जो बी इसकी एग्जांपल है सेक्शन 76 की, वो हमारी यहाँ तक जो है चलेगी इस चीज़ के साथ कि एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड, यानी कि एक कोर्ट है
उसने एक पर्सन को एक ऑर्डर कर दिया है कि आपने फलां बंदे को अरेस्ट करके लेके आना है। कोर्ट है, उसने ए को ही ऑर्डर कर दिया है कि तुम ना करके लेके आओ, अरेस्ट करके लेके आओ वाई को। तो वो क्या करता है कि वो गलती से जी को अरेस्ट कर लेता है। बाद में उसको पता चलता है कि जो जी है उसको अरेस्ट नहीं करना था, बल्कि उसने तो वाई को अरेस्ट करना था। तो फिर ये जो है ये उसके पास एक जस्टिफिकेशन बन जाएगी कि वो जो एक्ट है उसका वो ऑफेंस नहीं होगा। क्योंकि बेसिकली हम देखें किसी बंदे को करटेल करना, उसको कन्फाइन कर देना, ये क्या होता है, ऑफेंस होता है। लेकिन अगर कोई बंदा वो बाउंड है किसी हाई अथॉरिटी के ऑर्डर की वजह से, तो फिर उससे जो एक्ट कमिट हो जाएगा वो उस एक्ट का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो एक्ट हमारा जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा। दूसरा जो है वो है कि बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, कि अगर कोई बंदा ये गलती से समझ लेता है कि वो कोई एक्ट कमिट करने का बाउंड है, पाबंद है, तो भी उसके जो एक्ट कमिट हो जाएगा वो अपने उस एक्ट के लिए जनरल एक्सेप्शन का सहारा ले सकता है कि इस वजह से मेरे से ये एक्ट कमिट हो गया, तो लिहाजा वो ऑफेंस नहीं होगा। वो क्या है कि इसके साथ ए जो इसकी एग्जांपल दी हुई है इसको हम साथ मिला के पढ़ेंगे। वो कहता है कि ए सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। ए एक सोल्जर है, उसको ये लगता है कि उसका जो सुपीरियर ऑफिसर है उसने जो है उसको ऑर्डर दे दिया है फायरिंग का। अगर वो फायर कर देता है किसी मॉब पर, तो उसको हालांकि चाहे वो सुपीरियर ऑफिसर ने नहीं दिया हुआ होगा ऑर्डर, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि उसके सुपीरियर ऑफिसर ने जो है वो ऑर्डर दे दिया है, तो वो एक्ट कमिट कर देगा, तो वो भी उसका एक्ट जो है वो उसमें ऑफेंस नहीं होगा, बल्कि वो जनरल एक्सेप्शन में आएगा। फिर से एक दफ़ा मैं सेक्शन 76 आपको क्लियर कर दूं कि वो वाला एक्ट ऑफेंस नहीं होगा जो किसी ऐसे पर्सन से कमिट हो जाए जो ये कंसिडर करता है कि ही इज़ बाउंड बाय लॉ, या फिर वो उसको लगता है कि बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, तो वो एक्ट कमिट हो जाएगा, तो उसका एक्ट जो होगा वो ऑफेंस नहीं होगा, वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा। और इसके साथ अब हम आते हैं सेक्शन 76 पे। ये अब हम सारे सेक्शंस वो पढ़ रहे हैं कि अगर इन सेक्शंस के तहत कोई एक्ट कमिट हो जाता है तो वो एक्ट हमारा ऑफेंस नहीं होगा। उस एक्ट की हम क्या करेंगे कि हम जनरल एक्सेप्शन का सहारा ले लेंगे उन एक्ट्स के लिए। अब सेक्शन 76 से कहते हैं एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज और विच इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ। कहते हैं किसी भी जज का जो एक्ट है वो ऑफेंस नहीं होगा, पर इसके लिए शर्त ही है कि वो उसको किसी लॉ ने अथॉरिटी दी हुई है कि वो जजमेंट्स पास करे, और फिर वो अपने उन अथॉरिटीज़ के तहत जो कोई एक्ट कमिट करेगा उसका एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं होगा। वो जो है उसको एक लॉ ने स्पेसिफिकली अथॉरिटी दी होती है, इसलिए वो हर तरह का ऑर्डर पास करने का अख्तियार रखता है, तो इसलिए वो किसी को डेथ सेंटेंस कर दे, किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दे, किसी को फाइन कर दे, किसी की प्रॉपर्टी फॉरफिट करने का ऑर्डर कर दे, या कोई भी एक्ट जो जज का है वो ऑफेंस नहीं होगा, वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा। उसके बाद सेक्शन 78 है कि एक्ट डन परसुएंट टू दी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। कहते हैं कि किसी बंदे का वो वाला एक्ट जो कमिट करता है किसी कोर्ट की जजमेंट के बिहाफ पे, या उसकी जजमेंट की पैरवी करते हुए वो कोई एक्ट कमिट कर देता है, तो वो उस बंदे का जो एक्ट है वो ऑफेंस नहीं होगा, वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा। सेक्शन 78 के तहत कि नथिंग विच इज़ डन इन परसुएंस ऑफ or which is warranted by the judgment or order of the court of justice if done whilst such judgment or order remains in force is an offence, notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass a judgment or order provided the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction। कहते हैं कि सेक्शन 78 के तहत ये कहते हैं कि उस बंदे का एक्ट जो किसी कोर्ट के ऑर्डर या उसकी जजमेंट की पैरवी कर रहा हो,
उसका वो वाला जो एक्ट है वो ऑफेंस नहीं होगा। जैसे जो कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, वो क्या करती हैं कि किसी के वारंट इशू कर देती हैं। तो जिस ऑफिसर को वो वारंट इशू करती हैं वो ऑफिसर जाके किसी को अरेस्ट कर लाता है, या जो भी वो एक्ट करता है कमिट, उस कोर्ट के आर्डर या उसकी जजमेंट की परसुएंट के तहत उसकी पैरवी करते हुए, तो उस बंदे का जो एक्ट है वो भी ऑफेंस नहीं होगा, वो भी जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा। उसके बाद है सेक्शन 79 है हमारा, कहता है एक्ट डन बाय अ रीजन एक्ट डन बाय अ पर्सन justified or by mistake of fact, believing himself justified by law. Nothing is an offense which is done by any person who is justified by law, or who by reasons of a mistake of fact and not by reasons of a mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it. Section 79 कहता है कि किसी भी शख्स का एक्ट जिसके तहत उसके पास एक जस्टिफिकेशन है, वो अगले बंदे को इस चीज़ का यकीन दिला सकता है कि मैं ये काम करने का अख्तियार रखता था, या मुझे फ़लाँ अथॉरिटी ने ये काम करने का अख्तियार दिया है, बल्कि उसके पास एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो उसको एक्सप्लेन करने की, तो फिर उस बंदे का जो एक्ट है वो भी ऑफेंस नहीं होगा। इसके बाद सेक्शन 80 है, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून and without any criminal intention or acknowledged in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution। कहते हैं कि अगर किसी बंदे के से कोई ऐसा एक्ट कमिट हो जाता है कि जो जिस एक्ट को कमिट करने के लिए उसकी इंटेंशन नहीं थी, और उसने जो तमाम लीगल हैं लवाजमात वो भी पूरे किए हैं, वो उसने कोई भी इलीगल एक्ट नहीं किया, बल्कि वो प्रॉपर केयर एंड कॉशन उसने अख्तियार की हुई थी, फिर भी कोई उससे एक्ट कमिट हो गया जिससे वो मामलात में अगर इंटेंशन हो तो वो ऑफेंस बन जाता हो, तो उसकी अगर इंटेंशन के बगैर वो ऑफेंस कमिट हो जाएगा, वो एक्ट कमिट हो जाएगा, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। जैसे इसकी एग्जांपल है कि ए इज़ एट वर्क विद द हैचेट, द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज़ स्टैंडिंग बाय। Here, if there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense। कहते हैं कि एक बंदा है कि अब वो काम कर रहा है हैचेट के साथ, खिलाड़ी के साथ वो कोई काम कर रहा है, या वो लकड़ियाँ वगैरह काट रहा है, वो अपने ध्यान से काम कर रहा है, एक बंदा ऐसे ही आके उसके पीछे खड़ा हो जाता है, अचानक से ऐसे होता है कि थोड़ा उसके या खिलाड़ी उसके हाथ से छूट जाती है, तो वो जाके उस बंदे को लग जाती है, उसके लगने की वजह से वो मतलब कोई हर्ट वगैरह हर्ट काज हो जाता है उस बंदे को, या फिर उसकी डेथ काज हो जाती है। तो वो चूँकि अपनी प्रॉपर केयर और कॉशन से काम कर रहा था, अपने ध्यान से काम कर रहा था, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी अगले बंदे को की डेथ काज करने की, तो उस बंदे का जो एक्ट है वो उसमें आएगा, जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा, वो ऑफेंस नहीं होगा। उसके बाद सेक्शन 81 है हमारा कि एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। इसको शुरू करने से पहले हम फिर एक दफ़ा सेक्शन 76 से लेकर 78 तक जो है इसको रिवाइज कर लेते हैं कि इन सारे एक्ट्स का ये मतलब है कि इन वजूहात के तहत अगर किसी बंदे से कोई एक्ट कमिट हो जाता है तो वो एक्ट ऑफेंस नहीं होगा। 76 में हमने पढ़ा था कि किसी ऐसे बंदे से कोई एक्ट डन हो जाए जो ये वो समझता है कि वो एक्ट करने का वो पाबंद है, बाउंड है, या फिर उसको लगता है कि बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो खुद को ये कंसिडर कर लेता है कि वो बाउंड है बाय लॉ एक्ट कमिट करने का, वो एक्ट कमिट हो जाएगा, तो वो उस एक्ट का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। दूसरा था कि एक्ट ऑफ जजमेंट एक्टिंग जुडिशली, कि जो कोई एक्ट कमिट हो जाता है जज से, जब वो एज अ जज काम कर रहा हो, तो उसका वो एक्ट ऑफेंस नहीं होगा। 78 में हमने पढ़ा कि एक्ट डन परसुएंट टू दी जजमेंट और आर्डर ऑफ कोर्ट, कि वो तमाम एक्ट्स जो किसी कोर्ट के आर्डर या उसकी जजमेंट की पैरवी करते हुए कमिट्स हो जाएं, तो वो वाले एक्ट ऑफेंस नहीं होंगे। 79 में हमने पढ़ा कि एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, कि किसी भी शख्स का वो एक्ट
कि जिस एक्ट की उसके पास जस्टिफिकेशन हो कि वो एक्ट करने का बाउंड था, या बाय मिस्टेक ऑफ बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ उसने वो एक्ट कमिट कर दिया, तो वो उसका एक्ट जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा, वो ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन 80 में हमने पढ़ा कि एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, कि कोई भी एक्ट जो कमिट हो जाता है कि वो प्रॉपर केयर एंड कॉशन से कोई बंदा काम कर रहा है, तो कोई अचानक उससे ऐसा एक्ट कमिट हो जाता है जिसकी इंटेंशन नहीं थी उसको करने की, तो किसी दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचता है, तो उस बंदे का वो जो एक्ट है वो भी जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा और वो एक्ट ऑफेंस नहीं होगा। उसके बाद अब हम आ जाते हैं सेक्शन 81 के तहत। अब जो ऊपर जो मैंने क्वेश्चन नोट करवाया आपको, इसकी वो जो ऊपर जो स्टेटमेंट है उसके तहत अब हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि जो एक टॉपिक है सेल्फ डिफेंस, तो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे थे कि इन चीज़ों के तहत वो सेल्फ डिफेंस में आ सकता है, ले सकता है इन चीज़ों का सहारा कि ये इस वजह से मुझसे एक्ट कमिट हो गया, इस वजह से एक्ट कमिट हो गया, कि उस पर्सन कह सकता है तो लिहाजा मुझे इस एक्ट के लिए कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए क्योंकि इन वजूहत के तहत मुझसे एक्ट कमिट हुआ है। अब जो सेल्फ डिफेंस के बाद जो नेक्स्ट हमारी है हेडिंग, सी नंबर वाली हेडिंग हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, नेसेसिटी, क्योंकि हम सेक्शंस के लिहाज से एक तरतीब के तहत चलते हैं। सेक्शन 81 अब हमारा ये कहता है कि एक्ट लाइकली टू काज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। होता क्या है कि कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो आम हालात में वो एक्ट हो जाएं तो ऑफेंस बन जाते हैं, लेकिन सेक्शन 81 ये कहता है कि अगर कहीं पे ऐसी नेसेसिटी पेश आ जाए, ऐसी ज़रूरत पेश आ जाए कि जिसके तहत वो ऑफेंस करने के, वो एक्ट करने के अलावा कोई हमारे पास चारा ही ना हो, तो वो एक्ट कमिट कर दें हम, तो वो एक्ट हमारा ऑफेंस नहीं कहलाएगा। सेक्शन 81 सेज दैट नथिंग इज एन ऑफेंस मेयरली by reasons of its being done with the knowledge that is likely to cause harm if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to persons or property। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ और उस एग्जांपल से आपको सेक्शन 81 जो है ये क्लियर हो जाएगा। और जहाँ पे ये नेसेसिटी सी नंबर पे हेडिंग दी हुई है कि इसको हमने लिखना है, तो इसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेनी है। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि अगर जो ट्रेन है वो चल रही है, ट्रेन अपने पूरी स्पीड के साथ चल रही है, तो अचानक से आगे कोई एक बंदा आ जाता है। अब वो हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि अगर वो ट्रेन को रोक ले तो इससे क्या होगा कि ट्रेन में बैठे हुए जो लातदात मुसाफिर हैं उन सारी सबकी जो है वो जान खतरे में पड़ सकती है अगर वो अचानक से उस ट्रेन को ड्राइवर रोक ले। या फिर उसके पास एक ये हाल होता है कि वो जो बहुत ज़्यादा मुसाफिर बैठे हुए हैं ट्रेन में, उनकी जान बचाने के लिए जो एक बंदा आगे आ गया ट्रेन के, वो उसकी जान ले ले, तो उससे क्या होगा कि जो ज़्यादा लोगों का नुकसान होना था उस नुकसान से बचा जा सकता है। और उस नुकसान से बचने के लिए भी वो जो छोटा नुकसान है वो करना पड़ता है, उसके लिए वो एक्ट करना पड़ता है। तो वो क्या होगा, वो ड्राइवर क्या करेगा कि वो ट्रेन को चलाता रहेगा और जो बंदा अचानक ट्रेन के सामने आ गया तो उसकी वो डेथ काज हो सकती है, और उसके डेथ काज होने की वजह से जो बाकी तमाम मुसाफिर उस ट्रेन में बैठे हुए थे उन सारों की जान जो है वो बच सकती है। तो यही चीज़ जो सेक्शन 81 है ये हमारा बता रहा है कि कोई भी ऐसा एक्ट जिसको कमिट करने के लिए इंटेंशन ना हो। अब जो ट्रेन चला रहा था, जो ड्राइविंग कर रहा था, उसकी ये इंटेंशन तो नहीं थी कि अचानक किसी बंदे ने सामने आ जाना तो उसने उसकी डेथ काज कर देनी है, उसने विदाउट इंटेंशन वो एक्ट कमिट किया है। और दूसरी बात यह है कि क्या होता है कि हालात ही ऐसे पैदा हो जाते हैं कि किसी दूसरे नुकसान से बचने के लिए हमें जो है वो एक काम करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि इससे हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि किसी बड़े नुकसान से बचा जाए, और कोई छोटा नुकसान जो है वो अगर हो भी जाता है तो चले उससे दरगुजर कर ली जाती है। तो ये आप अपनी स्टेटमेंट में फिट कर सकते हैं नेसेसिटी का, कि वो वाला ऑफेंस जो अंडर नेसेसिटी कमिट किया जाए, या फिर जो विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन कमिट किया जाए, या फिर वो कोई जो है एक्ट वो किसी दूसरे हार्म से बचने के लिए कमिट किया जाए, तो वो वाला एक्ट हमारा जो है वो इसमें नेसेसिटी में फॉल करेगा और जनरल एक्सेप्शन में आएगा, और उस एक्ट कमिट करने की वजह से कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा।
उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 82 पे। तो सेक्शन 82 कहता है कि एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज, कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज। अब सेक्शन 82 ये कहता है कि अगर कोई एक्ट किसी ऐसे चाइल्ड से कमिट हुआ है जिसकी एज 10 ईयर से कम है, तो वो ऑफेंस नहीं होगा, उसका ट्रायल ही नहीं होगा उस ऑफेंस का। जैसे ये बात जो है ये सामने आ जाती है कि जिससे ये एक्ट कमिट हुआ है उसकी एज जो है वो 10 ईयर से कम है, तो फिर उसका जो है वो एक्ट ऑफेंस नहीं होगा, वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा। उसके बाद है सेक्शन 83 है, ये कहता है कि एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 10 एंड अंडर 14 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, कहते हैं कि अगर किसी ऐसे बंदे से कोई एक्ट कमिट हो जाए जिसकी एज 10 साल से ऊपर लेकिन 14 साल से जो है वो कम हो, यानी कि 10 से 14 साल के दरमियान किसी से जो कोई एक्ट कमिट हो जाता है तो वो वाला एक्ट भी ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन इसमें पिछली बात को अगर हम ज़हन में रखें कि 82 में उन्होंने कह दिया कि एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज। अब आपके जहन में ये आएगा कि जो एक्ट अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज डन किया जाएगा उसका वो भी फिर ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है कि उन्होंने एक्ट ऑफ चाइल्ड अबव 10 ईयर्स एंड अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज कह दिया है, तो इसका मतलब ये है कि उसको ट्रीट किया जा सकता है। अगर 10 साल से ऊपर और 14 साल से कम किसी की एज हो तो फिर देखा जाएगा कि जिसने वो ऑफेंस कमिट किया है उसका जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, या वो मेच्योर है, या वो इस काबिल है कि वो चीज़ों को जो उसके इर्द गिर्द हो रही हैं उनको वो अंडरस्टैंड कर सकता है। तो फिर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसका जो है वो ट्रायल किया भी जा सकता है। लेकिन फिर भी सेक्शन 83 जो है ये हमें इस चीज़ की सहूलत प्रोवाइड करता है कि वो जो एक्ट है उसका वो उसमें फॉल करेगा, कि जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा, वो उसका ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन 83 को एक दफ़ा हम पढ़ भी लेते हैं कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अबव 10 ईयर्स ऑफ एज एंड अंडर 14 ईयर्स हु हैज़ नॉट अटेन्ड सफिशिएंट मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज ऑफ द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन। यही बात आ जाएगी कि वो वाला ऑफेंस, वो वाला एक्ट जो किसी ऐसे पर्सन से कमिट किया गया है जो मोर देन 10 ईयर्स बट लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज हो, तो वो भी ऑफेंस नहीं होगा। उसके बाद है सेक्शन 84। सेक्शन 84 है, कहते हैं कि एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, के एक्ट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय reasons of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law। आम हालात में होता है ऐसे है कि किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए बंदे की इंटेंशन होनी चाहिए। जब वो किसी इंटेंशन के तहत कोई एक्ट कमिट करेगा तो वो आएगा, उसमें ऑफेंस होगा। लेकिन जब बंदे की इंटेंशन ना हो तो फिर वो ऑफेंस नहीं होता। तो यही बात सेक्शन 84 है, वो कहता है कि अगर कोई एक्ट किसी अनसाउंड माइंड पर्सन से कमिट हो जाता है तो वो वाला भी ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि जब वो उसको कोई वो पागल होगा बंदा तो वो एक्ट कमिट कर देगा, तो उस वजह से उसकी इंटेंशन तो नहीं थी वो एक्ट कमिट करने की, तो इस वजह से वो भी जनरल एक्सेप्शन का सहारा ले सकता है। वो सेक्शन 84 ये कहता है कि वो ऑफेंस नहीं होगा बल्कि वो जनरल एक्सेप्शन में आएगा। उसके बाद सेक्शन 85 है कि एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। सेक्शन 85 ये कहता है कि अगर कोई बंदा नशे की हालत में है, लेकिन शर्त यह है कि नशा उसकी विल के अगेंस्ट किसी ने उसको दिया हो, यानी कि उसने अपनी मर्जी से वो नशा ना किया हो बल्कि किसी ने उसको जानबूझ के उसको नशे की चीज़ें वगैरह दे दी हों, और वो उस नशे की हालत में कोई एक्ट कमिट कर देगा, तब भी उसकी इंटेंशन नहीं थी वो एक्ट कमिट करने की, तो तब भी उसका जो वो एक्ट है वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा, ऑफेंस नहीं होगा। उसके बाद है सेक्शन 85 है, इसको कहते हैं कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट is by reasons of intoxication incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his
नॉलेज आर अगेंस्ट हिज विल, वही बात कि अगर किसी की विल के खिलाफ या उसके नॉलेज में नहीं थी कि ये नशे की चीज़ है और उसके नॉलेज के बगैर उसको नशा करवा दिया जाए और उस नशे की हालत में कोई ऑफेंस कमिट कर देगा तो वो वाला ऑफेंस भी वो वाला एक्ट उसका ऑफेंस नहीं होगा, बल्कि वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा। तो बच्चों ये चूँकि सेक्शन 76 से लेके 106 तक हमने सेक्शंस पढ़ने हैं और ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है, तो इसलिए आपका ये जो लेक्चर अगर हमने मज़ीद कंटिन्यू किया तो ये लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो सेक्शन 85 तक हमने इसका ए पार्ट अभी तक किया है और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम 86 से ऑनवर्ड इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ।